Assalamu alaikum dear students, I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Today we will discuss lecture number 13 and the topic is bioenergetics. So for the content of today's topic, let's move towards the board. Dear students, आज का जो टॉपिक है ये आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 11 में से है और इसके कंटेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और उनकी टाइप्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस वेवलेंथ का क्या अफेक्ट हो रहा है, देन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम इन शॉर्ट लाइट रिएक्शन कहते हैं, और फर्दर उसकी कैटेगरी है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, एंड देन रेस्पिरेशन, और विद इन रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप्स हैं, एरोबिक, उसके डिफरेंट स्टेप्स, एंड देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब जो टॉपिक है वो बायोएनर्जेटिक्स है और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन है बायोएनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, relationships and energy conversions in biological system, and the options are qualitative, beta quantitative, Charlie approximate and delta partial. अब इन ऑप्शन में जो राइट वन है वो है बीटा क्वांटिटेटिव, क्योंकि जो अदर ऑप्शंस हैं उनमें एक्यूरेसी नहीं है इसलिए वो करेक्ट नहीं होगी. एंड द सेकंड वन इज biological energy transformation obeys the, that's mean within the living system. दो बातें हमने पढ़नी है. One is the energy relation between different organisms and energy conversions. So ये conversion जो है उसमें अगर हम देखें तो biological energy transformation obeys the law of alpha, conservation of mass, beta thermodynamics, Charlie gases, and delta genetics. So remember that कि within the biological system जो energy transformation है this obey the law of thermodynamics. So further detail के लिए हम move करते हैं towards the next part of the board. So first of all within the energy transformation जो different important chemical reactions हैं उनमें से एक reaction photosynthesis है, क्योंकि biological world में जो energy की entrance है वो इस reaction से होती है. और सेकंड जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो रेस्पिरेशन है जो बेसिकली एनर्जी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट्स अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि एनर्जी पुअर कंपाउंड है दे कन्वर्ट इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड ग्लूकोज और उसमें ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी. एंड दिस रिएक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स. अब वन बाय वन इस रिएक्शंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन का एक एसेसरी कंपोनेंट पिगमेंट्स हैं, क्योंकि पिगमेंट्स से लाइट एब्जॉर्ब होगी और फिर कन्वर्जन होगी. तो पिगमेंट्स क्या हैं? पिगमेंट्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को जो रेंज करता है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर वेवलेंथ. और अगर ऑप्शन में डिफरेंट गिवन हो वेवलेंथ तो आपको याद होना चाहिए कि ये एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को. देन फर्दर एक क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ. अल्फा इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बीटा इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, चार्ली इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड डेल्टा इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाएगा, तो वो है अल्फा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रोवाइड अस अ स्पेक्ट्रम जिसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो ये स्पेक्ट्रम बताएगा कि डिफरेंट पिगमेंट्स कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किस रेंज में है, कौन और किस कलर की है. एंड सेकंड इज जो अदर ऑप्शंस है बीटा और चार्ली ऑब्वियसली वो इस टॉपिक से रिलेट नहीं करती हैं. अब डिफरेंट जो एग्जिस्टेंस है पिगमेंट्स की
वो क्या है कि पिगमेंट्स एग्जिस्ट ऑन थैलाकोइड मेम्ब्रेन, एंड थैलाकोइड मेम्ब्रेन बेसिकली डिस्क लाइक मेम्ब्रेन है विद इन द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। और ये पिगमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू मेन टाइप्स के हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। जो क्लोरोफिल्स हैं उनको हम ग्रीन कलर कहते हैं बिकॉज ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। इनकी एग्जिस्टेंस क्या है यूकैरियोट्स में? टाइप्स ए, बी, सी एंड डी। दैट्स मीन ऑल यूकैरियोट जिनमें एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस की, उनमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होता है? एग्जिस्ट कर रहा होता है। और प्रोकैरियोट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। वाइल जो सेकंड टाइप है पिगमेंट्स की, कैरोटिनॉइड्स, जिन्हें हम कहते हैं येलो, रेड टू ऑरेंज, और उनकी फर्दर टाइप्स हैं कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल। इनमें से कैरोटीन्स रेड टू ऑरेंज है और ज़ेंथोफिल येलो टू ऑरेंज है। और इन पिगमेंट्स की जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है और जो रिफ्लेक्शन एबिलिटी है, इसके लिए फर्दर पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेनली एब्जॉर्ब करता है वॉयलेट ब्लू रेंज को एंड ऑरेंज रेड को। वाइल जो ग्रीन कलर है और येलो कलर है और इंडिगो है, ये कलर क्लोरोफिल लीस्ट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए प्लांट कलर जो है वो ग्रीन अपीयर होता है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है कि ग्रीन, येलो और इंडिगो 3 कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और लीस्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन प्लांट सिर्फ अपीयर ग्रीन होते हैं। इसकी रीजन ये है कि जो ग्रीन कलर है वो येलो और इंडिगो के कलर को मास्क कर देता है, हाइड कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, जिससे क्या होता है? प्लांट ग्रीन अपीयर होते हैं। अब डिफरेंस में आपने बात याद रखनी है कि जो कैरोटिनॉइड्स हैं उसमें कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल, ये जो लेंथ मेंशंस हैं, ये जो वेवलेंथ मेंशन है, ये बेसिकली इनकी रिफ्लेक्शन एबिलिटी है। जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है कैरोटीन्स की और ज़ेंथोफिल की, वो बेसिकली वॉयलेट ब्लू ही है। और विद द हेल्प ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बात क्लियर होती है कि ये वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही हैं, ये किस हद तक अफेक्टिव है ऑन द फोटोसिंथेसिस। और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि ओवरऑल जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसमें से 2 वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्ब होंगी। एक है 430 नैनोमीटर और सेकंड है 670 नैनोमीटर। और अगर ये कलर पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो 430 नैनोमीटर कलर आता है ब्लू कलर और 670 है रेड कलर। एंड देन पार्ट्स ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 2 पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल, बिकॉज ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हेड, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लैट होता है, देन स्क्वायर लाइक है, देन लाइट एब्जॉर्बिंग है। अब ये तीनों पॉइंट अगर क्वेश्चन में हो कि क्लोरोफिल का वो कौन सा पार्ट है जो फ्लैट होता है, तो आप कहेंगे हेड, एंड देन फर्दर ऑन। उसके बाद हाइड्रोफिलिक कौन सा होता है, बिकॉज 2 पार्ट होंगे, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। देन जो हेड है उसको पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ पायरोल रिंग। अब यहां भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि हेड इज नेम्ड एज, तो हेड इज नेम्ड एज पोरफायरिन रिंग, हेड इज मेड अप ऑफ, तो आंसर इज पायरोल रिंग, एंड पायरोल रिंग इज फर्दर मेड अप ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। और लास्ट पॉइंट क्या होता है कि जो हेड है इसके सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम एग्जिस्ट करती है, और जो मैग्नीशियम है वो अपनी चारों साइड पर क्या होगा? नाइट्रोजन से लिंक्ड होगी। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स है हेड के रिगार्डिंग। सेकंड जो क्लोरोफिल का पार्ट है वो टेल है। सो टेल को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Phytole is the second name of the tail. So this one is called as phytole, and it's a long anchoring hydrophobic and hydrocarbon. That's mean अगर ये head है, suppose that, वैसे तो एक बहुत बड़ा रिंग होता है, लेकिन suppose कर रहे हैं इस तरह का अगर रिंग स्ट्रक्चर है, तो यहां मैग्नीशियम है और ये टेल है। जो टेल है वो हाइड्रोकार्बन टेल है और ये हाइड्रोफोबिक है, और ये एंकरिंग है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंकर करेगा तो ये विद द हेल्प ऑफ द टेल करेगा। फिर नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? तो 20 कार्बन एंड 39 हाइड्रोजन इसमें क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। सो ये टेल के रिगार्डिंग पॉइंट हो गए। सोलेबिलिटी, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वाटर में क्या होगा? इनसोल्युबल है, और डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉलिड में क्या होगा? ये सोल्युबल होगा, लेकिन वाटर से अट्रैक्ट जरूर करेगा एक एंड की बेस के ऊपर, वो हेड है, बिकॉज हेड क्या होता है? हेड हाइड्रोफिलिक होता है। देन क्लोरोफिल की टाइप्स, 2 टाइप्स यहां डिस्कस हैं। वन इज क्लोरोफिल ए एंड सेकंड इज क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है? अगर हम
देखें फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑन द बेस ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। और इनमें नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन, लास्ट में मैग्नीशियम, ये तीनों इन दोनों में सिमिलर है। डिफरेंस है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन का। और ये डिफरेंस किस वजह से है? बिकॉज क्लोरोफिल ए में जो फंक्शनल ग्रुप है वो CH3 है, while within क्लोरोफिल बी ये CHO है। सो दो हाइड्रोजन ज्यादा हैं और एक ऑक्सीजन कम है किसमें? क्लोरोफिल ए में एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। और इस स्लाइट डिफरेंस से क्या होगा? जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बी वो कर सकता है, और जो बी नहीं कर सकता, ए वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जिससे बेनिफिट क्या होगा कि ओवरऑल जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसकी विड्थ क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी और प्लांट को बेनिफिट ज्यादा होगा कि एनर्जी मिलेगी और प्लांट उसे कन्वर्ट करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। अदर डिफरेंसेस क्या है? क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन, बी इज येलो ग्रीन, while क्लोरोफिल ए इज मोस्ट अबंडेंट और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है among the different pigments, क्लोरोफिल बी। देन क्लोरोफिल ए प्राइमरी रोल है, मेन पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट है। देन अकरेंस, क्लोरोफिल ए तमाम यूकैरियोट्स में, लेकिन रिमेंबर दैट कि वो यूकैरियोट जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, while क्लोरोफिल बी जो है वो प्लांट्स में, ऑल प्लांट्स में, यूग्लिनॉइड्स में एंड ग्रीन एल्गी में। अदर जो यूकैरियोट्स हैं, एल्गी जो है जो करती है फोटोसिंथेसिस, उनमें क्लोरोफिल बी एग्जिस्ट नहीं करता है। देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? क्लोरोफिल ए का 430 नैनोमीटर से लेकर 670 नैनोमीटर। एंड देन और जो लाइट एब्जॉर्प्शन है वो वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड है। वाइल विद इन क्लोरोफिल बी अगर हम देखें तो जो वेवलेंथ है वो 470 नैनोमीटर से लेकर 640 नैनोमीटर, और जो लाइट रेंज है वो ऑरेंज से रेड तक है। सो ये डिफरेंट कंपैरिजन है बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। नाउ एक ओवरऑल कंपैरिजन है बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम, और उस ग्राफ को आपने देखना है और उस ग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन यहां से आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अब इस ग्राफ में 3 पॉइंट्स हैं, बिकॉज 3 पिगमेंट्स हैं, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी एंड ए, और इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम गिवन है। फर्स्ट आपने ये मेमोराइज करना है कि ये ग्राफ इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन को विद द वेवलेंथ। सेकेंड पॉइंट, इस ग्राफ में मैक्सिमम पीक किस पिगमेंट की आ रही है? तो वो क्लोरोफिल बी की आ रही है। सेकेंड पीक मैक्सिमम किसकी आ रही है? तो ये फर्स्ट पीक और ये सेकेंड पीक। सेकेंड पीक मैक्सिमम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की आ रही है, और सेकेंड मैक्सिमम पीक जो है वो कैरोटिनॉइड्स की है, यानी फर्स्ट मैक्सिमम बी और ये सेकेंड मैक्सिमम पीक है जो कि कैरोटिनॉइड्स की है। यानी क्लोरोफिल ए की जो पीक है वो थर्ड पॉइंट पे आती है, यानी 1, 2 एंड 3rd। अब इसका कंपैरिजन है विद द एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जो हमें बताता है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही हैं वो किस हद तक अफेक्टिव है ऑन द फोटोसिंथेसिस। और ये बात कैसे क्लियर होगी कि अगर एक वेवलेंथ से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो इसका मतलब है कि उस वेवलेंथ से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। इन दोनों ग्राफ में एक कंपैरिजन में सिमिलरिटीज और डिफरेंस। सिमिलरिटी क्या है? क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जिस रेंज ऑफ वेवलेंथ में पीक्स आ रही हैं विद इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल, अगर हम उसे कंपेयर करें विद एक्शन स्पेक्ट्रम तो ये दोनों रेंज सिमिलर हैं। और ये सिमिलरिटी इस बात को इंडिकेट करती है कि ये पीक्स जो हैं ये बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल हैं, और इसीलिए क्लोरोफिल ए क्या है? मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर हम पीक्स की विड्थ को देखें तो यहां ये नैरो और यहां ये क्या है? वाइड है। वाइल जो वैली है वो वाइड है विद इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में ये वैली क्या है? वो नैरो है। सो दैट्स मीन ये जो अफेक्ट आ रहा है यहां पर ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की वजह से है, लेकिन डिफरेंस जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स की वजह से है। और ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि एक्शन स्पेक्ट्रम में 500 से लेकर 600 नैनोमीटर वेवलेंथ तक ये वो एरिया है जहां पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए चूंकि मेन पिगमेंट है
और इसमें और फीचर ये है कि इसकी फर्दर टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी क्लोरोफिल ए विद द वेवलेंथ ऑफ 670 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर, 690 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर. डियर स्टूडेंट्स, एक्शन स्पेक्ट्रम फर्स्ट टाइम T.W. एंगलमैन ने प्रपोज किया एंड ही वर्कड ऑन स्पायरोजारा एंड ही वाज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट. सो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है. पिगमेंट्स के बाद ये पिगमेंट्स किस तरह से रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. डेफिनेशन क्या है? पहले भी हमने एक डेफिनेशन की, यहां पे एक डिफरेंट डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू ग्लूकोज एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन with the help of pigments and sunlight. और ये केमिकल रिएक्शन 2 फर्दर स्टेप में कंप्लीट होगा. ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है. वन इज द लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज द डार्क रिएक्शन. इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं. और स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन हो कि इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन डे टाइम में होता है, तो आप कहेंगे बोथ. और कौन सा रिएक्शन नाइट रात में होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो रात को होता है, जबकि ये बात गलत है. इनमें से कोई भी रिएक्शन जो है वो एट नाइट नहीं होगा. ये दोनों रिएक्शन जो है वो डे टाइम पर होंगे. लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट को डार्क रिएक्शन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसके लिए लाइट डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होती, बट दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. सो अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क भी नहीं होगा. प्रोडक्ट्स क्या हैं? लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो NADPH प्लस H पॉजिटिव, ATP एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का अमूमन डिफरेंट पॉइंट्स में मेंशन नहीं किया जाता बिकॉज ऑक्सीजन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं हो रही. ये एयर में क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी. जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में यूज होंगे वो 2 हैं, NADPH प्लस H पॉजिटिव एंड प्लस ATP. NADPH के बारे में कहा जाता है कि इसके पास एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है और ATP क्या है? एसिमिलेटिंग पावर है, बिकॉज ATP में जो एनर्जी है वो फॉस्फेट बॉन्ड में स्टोर है. एंड देन लाइट रिएक्शन के बाद जो फोटोसिस्टम है, बिकॉज लाइट रिएक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट और पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होकर एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम फोटोसिस्टम कहते हैं, जो कि क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स है. और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? दिस वन इज अ पिक्चर ऑफ द फोटोसिस्टम. इसमें ये डिफरेंट पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको और इनको हम कहते हैं ये क्या है? ये एसेसरी पिगमेंट्स है. और इन एसेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे? क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीन्स हैं, ज़ैंथोफिल हैं, जो कि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर. इस एरिया को हम कहते हैं इट्स अ रिएक्शन सेंटर, बिकॉज ये एनर्जी को रिसीव कर रहा है फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स. व्हाइल दिस एरिया इज कॉल्ड एज इट्स अ एंटीना कॉम्प्लेक्स. एंटीना कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन ये हो गई. रिएक्शन सेंटर में क्या है? रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और उसके साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. यानी जब डिफरेंट पिगमेंट्स लाइट को चैनलाइज करेंगे टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, तो यहां से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसे कौन रिसीव करेगा? उसे रिसीव करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और फर्दर फिर जो है उसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ट्रांसफर करेगा और ATP मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा, जो कि कहां पे एग्जिस्ट करेगा? ऑन थैलाकोइड मेम्ब्रेन. दिस वन इज अ पिक्चर ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जिसमें पहले PS2 है, उसके बाद ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, देन PS1 एंड देन फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और ये दोनों सिस्टम मिलकर कोऑर्डिनेट कर क्या बनाएंगे? दे प्रोड्यूस ATP एंड NADPH, जो फर्दर डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, जो कहां पर होता है? विद इन द स्ट्रोमा. और ये दोनों रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ये कहां पे होते हैं? विद इन द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल. लाइट रिएक्शन की फर्दर डिटेल पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. फोटोसिस्टम की डिस्कशन के बाद अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम किस तरह से लाइट रिएक्शन करवाते हैं. सो दिस वन इज द Z स्कीम, जिसमें फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 एंड दिस वन इज द सन. जब लाइट एनर्जी आएगी फ्रॉम द सन
तो PS2 के जो एंटीना कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे। और ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो 100% रेडिएशंस आ रही हैं फ्रॉम द सन, उसमें से 99% जो है वो प्लांट रिफ्लेक्ट करता है, जस्ट 1% को एब्जॉर्ब करता है। सो जो 1% एब्जॉर्ब होगी उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा फ्रॉम लो टुवर्ड्स द हाई एनर्जी लेवल एंड इट इज रिसीव्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एंड वी नो दैट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर। पहले क्लोरोफिल ए रिसीव करेगा और क्लोरोफिल ए से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉन को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टोक्विनोन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड देन कैरी करेगा टुवर्ड्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन और उसे फर्दर आगे वो कैरी करेगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो पहले कभी हाई हुई थी अब डिक्रीज हो रही है। वो एनर्जी कहां पे जा रही है? वो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है फॉर द एटीपी सिंथेसिस। लेकिन कैसे? थ्रू अ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस क्या मैकेनिज्म है इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि इस कंप्लीट फिनोमेना में कौन कौन से डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। दिस इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। सो PS2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, तो आंसर होगा सनलाइट। देन प्लास्टोक्विनोन इज रिड्यूस्ड बाय, तो आंसर होगा PS2, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन PS2 से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। एंड देन प्लास्टोक्विनोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, तो आंसर होगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है फ्रॉम द प्लास्टोक्विनोन। देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज रिड्यूस्ड बाय, तो आंसर होगा प्लास्टोक्विनोन। देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, तो आंसर होगा प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन इज रिड्यूस्ड बाय, तो आंसर होगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और इसको हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं जिसका मतलब यह है कि इसमें मोर देन वन कंपोनेंट होंगे। तो रिमेंबर दैट कि इसमें 2 प्रोटीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रही है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। एक पॉइंट ये हो गया। नाउ फर्दर जब PS2 से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो PS2 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन PS2 की इस डेफिशिएंसी को या इस होल को फुल करना कंपल्सरी है। सो कैसे होता है कि PS2 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा एंड कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन PS2 को रिड्यूस कर देंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस, और ये प्रोसेस कहां पर होता है? विद इन द ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। फर्दर इसकी लोकेशन हम करेंगे। सो दिस वन इज द इवेंट्स व्हिच अकर और रिलेट विद द PS2। सेकंड, इसी मेम्ब्रेन के ऊपर PS1 एग्जिस्ट करता है। PS1 भी एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को, उसके एंटीना कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। और यहां पे आपने याद रखना है कि डिफरेंट पिगमेंट्स का जो लाइट एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है और उसको फर्दर ट्रांसफर करना है वो क्या है कि कैरोटिनॉइड्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स क्लोरोफिल बी एंड देन टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए, यानी यहां से लाइट एनर्जी इस तरफ और फिर अल्टीमेटली कहां जाएगी? क्लोरोफिल ए के पास। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो PS1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा received by primary electron acceptor, and from the primary electron acceptor electron receive करेगा फेरडॉक्सिन। दैट्स मीन कि फेरडॉक्सिन जो है वो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। और किसने किया? PS1 ने किया। फेरडॉक्सिन से देन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज NADP रिडक्टेज, और ये एंजाइम कन्वर्ट कर देगा NADP को विद इन NADPH। सो इस तरह से 2 प्रोडक्ट्स बन गई, वन इज NADPH, सेकंड इज ATP, एंड थर्ड वन इज यहां पे जो हाफ O2 है, एक और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन जब होगा तो 2 ऑक्सीजन जो एटम है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनेगी एंड दिस मूव टुवर्ड्स द एयर। सो हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सोर्स है वो ये रिएक्शन है फोटोलिसिस। और फोटोलिसिस बेसिकली किसका रिएक्शन है? लाइट डिपेंडेंट, यानी लाइट रिएक्शन का एक प्रोसेस है। सो यहां पर अभी हमने कहा कि PS2 की डेफिशिएंसी कैसे होगी? फोटोलिसिस से। सो PS1 की डेफिशिएंसी कैसे फुलफिल होगी? सो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है फ्रॉम द PS2 वो PS1 की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देगा। सो दैट्स मीन PS1 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, तो आप कहेंगे सनलाइट। PS1 इज रिड्यूस्ड बाय, तो आप कहेंगे प्लास्टोसायनिन। सो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो फिनोमेना है ये आपने याद रखना है। एंड एज होल इस प्रोसेस में देखें तो 3 प्रोडक्ट्स बन गई, NADPH, ऑक्सीजन एंड ATP। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखें कि हम इस पाथवे में स्टडी कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, और जो लाइट एनर्जी आ रही है वी नो दैट कि वो 2 डिफरेंट वे से बिहेव करती है, रेडिएशंस के तौर पर एंड फोटोन पार्टिकल्स। सो अब पॉइंट ये है कि यहां पर एनर्जी किस वे से बिहेव करेगी, तो यहां पर एनर्जी जो सनलाइट की है वो फोटोन पार्टिकल्स की फॉर्म में है। और कितने फोटोन पार्टिकल्स आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। रिमेंबर दैट कि 1 फोटोन पार्टिकल जो है उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा। ये भी क्वेश्चन में आपको आ सकता है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है। समटाइम ऐसा होता है कि प्लांट के पास जो ATP मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं विद इन द लाइट रिएक्शन एंड प्लस NADPH, NADPH की क्वांटिटी हाई होती है और ATP की क्वांटिटी लो होती है। उस प्रोसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो PS1 से एक्साइट हुआ है देन टुवर्ड्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन फेरेडोक्सिन, तो फेरेडोक्सिन उसको बैक लेकर आता है टुवर्ड्स द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा देन टुवर्ड्स द PS1, देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन फेरेडोक्सिन और अगेन टुवर्ड्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक ऐसे पाथवे में जिसमें वो दोबारा उसी पॉइंट पर आ रहा है जहां से वो एक्साइट हुआ था। सो दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, while this electron flow is called as non-cyclic electron flow. So non-cyclic electron flow में जो ATP बनेंगे हम उसे कहेंगे non-cyclic photophosphorylation, while जो cyclic में बनेंगे उसे हम कहेंगे cyclic photophosphorylation। अब यहां पे आपने डिफरेंस रखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP मॉलिक्यूल बन रहा है, जबकि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में NADPH, ATP एंड प्लस ऑक्सीजन। इसके अलावा कंपोनेंट्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसायनिन है, PS1, फेरेडोक्सिन, बाकी तमाम कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद इनमें डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन कौन से डिफरेंट मेटल आयन एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से किस में आयरन एग्जिस्ट करती है? तो रिमेंबर दैट फेरेडोक्सिन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बोथ हैव आयरन, व्हाइल प्लास्टोसायनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन और प्लास्टोक्विनोन में कोई मेटल आयन एग्जिस्ट नहीं करता। इन पॉइंट्स के बाद अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम देखते हैं विद द रेफरेंस ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, बिकॉज ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है? ऑन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। सो इसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन ऑन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन कैसे हो रहे हैं। एंड दिस वन इज अ सिंगल थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन जिसके इनसाइड ल्यूमन है एंड आउटसाइड जो है वो स्ट्रोमा है, बिकॉज ये एग्जिस्ट कर रही है विद इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट फोटोसिस्टम और प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर है और एंजाइम्स हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब PS2 लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और उसको रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन और फर्दर ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स प्लास्टोसायनिन, टुवर्ड्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड देन टुवर्ड्स प्लास्टोसायनिन। सो जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है इससे प्रोटॉन पंप किए जाएंगे फ्रॉम स्ट्रोमा टुवर्ड्स द ल्यूमन और इस पंपिंग की वजह से विद इन द ल्यूमन प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, यानी प्रोटॉन कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी और इस कंसंट्रेशन में मजीद इजाफा होगा
जब PS2 फोटोलिसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। दैट्स मीन ल्यूमन में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो चुका है। इस ग्रेडियंट को फर्दर यूज करेंगे एक एंजाइम एंड दैट इज एटीपी सिंथेज, और ये एंजाइम इन प्रोटॉन्स को मूव करवाएगा फ्रॉम ल्यूमन टुवर्ड्स स्ट्रोमा, और मीनवाइल वो कन्वर्ट कर देगा एडीपी को विद इन एटीपी। अब इस कंप्लीट प्रोसेस को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं, बिकॉज इसमें कपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, और उसके रिजल्ट में जनरेट हुआ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये जो मूवमेंट है प्रोटॉन की, ये एक्टिव मूवमेंट है, लेकिन इस एक्टिव मूवमेंट में एटीपी यूज नहीं हो रहे, इस एक्टिव मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज हो रही है। एंड देन पैसिव मूवमेंट है फ्रॉम ल्यूमन टुवर्ड्स स्ट्रोमा एंड एडीपी कन्वर्ट इनटू द एटीपी। एंड सेकंड कंपोनेंट जो PS1 है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, इससे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से प्रोटॉन मूव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिसीव बाय एंजाइम दैट इज NADP रिडक्टेज, जो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देगा विद इन NADP। तभी हम कहते हैं कि NADP जो कन्वर्ट होगा NADPH प्लस H पॉजिटिव में, तो ये रिड्यूसिंग पावर है बिकॉज इसके पास एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है, while this ATP is called as it's a assimilating power because इसके पास जो एनर्जी स्टोर है वो फॉस्फेट बॉन्ड में है। सो एज अ होल इस कंप्लीट प्रोसेस के 3 प्रोडक्ट हो गए, ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH। लेकिन ऑक्सीजन मूव करेगी इन्वायरमेंट में, एयर में, while ATP and NADPH they move in the next direction, that is Calvin cycle। कैल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे भी कहते हैं, एंड दिस रिएक्शन अकर विद इन द स्ट्रोमा। कैसे होगा रिएक्शन? एक 5 कार्बन पेंटोज शुगर है रिबोलोस बिसफॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल ऑफ रिबोलोस बिसफॉस्फेट रिसीव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हर एक पेंटोज शुगर में एक मॉलिक्यूल ऐड होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे 3 मॉलिक्यूल बनेंगे 6 कार्बन कंपाउंड के, जो कि हाईली क्या है, अनस्टेबल हैं। तो इसका मतलब है, आप याद रखें कि विद इन कैल्विन साइकिल जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, विच कन्वर्ट इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। और ये ब्रेकडाउन कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान होगा विद इन 6 कार्बन कंपाउंड, जिससे ये कंपाउंड 3 कार्बन वाले 2 फर्दर कंपाउंड में ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब जब एक 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, तो जो 3 हैं वो कितने में कन्वर्ट होंगे? वो 6 में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल की 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और वो टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और ये प्रोसेस कहलाता है फिक्सेशन का, बिकॉज यहां पे कार्बन इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, बट विद इन द 3 फॉस्फोग्लिसरेट अब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। नेक्स्ट उसकी रिडक्शन है, और रिडक्शन में फर्स्ट फेज क्या है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट रिसीव करेगा फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी एंड कन्वर्ट इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और अगेन से चूंकि 6 मॉलिक्यूल हैं तो 6 फॉस्फेट रिसीव होंगी, हर एक मॉलिक्यूल में एक, तो 6 एटीपी यूज होंगे। सो 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के। और रिमेंबर दैट कि 1,3 हमने बाई या डाई क्यों नहीं कहा, बिस का वर्ड क्यों यूज किया गया? बिकॉज अगर फॉस्फेट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन से अटैच हो तो हम उसको कहते हैं वो 1 बिस फॉस्फेट है, और अगर वो अटैच हो सेम कार्बन से या एडजेसेंट से तो उसको हम फिर बाई कहेंगे। बहरहाल ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होगा G3B में विद द यूज ऑफ NADPH जो बने हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। NADP ऑक्सीडाइज होंगे एंड दे रिड्यूस 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और प्रोडक्ट बनेगी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इस प्रोसेस में
6 फॉस्फेट जो होंगी वो इसमें से रिमूव हो जाएंगी। सो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे G3P के। अब आप याद रखें कि 6 जो G3P हैं इनमें से एक वो होगा जिसमें 3 कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड की, while 5 ऐसे हैं जिसमें कार्बन है रिबोलोस बिसफॉस्फेट की। इसीलिए जो आउटपुट है वो 1G3P है, इसे हम आउटपुट कहते हैं, while जो 5G3P हैं दे विल एंटर इन अ नेक्स्ट साइकिल जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। तो 5G3P में कितनी कार्बन होंगी? एक में 3 और 5 में 15 कार्बन, एंड दे ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ रिबोलोस फॉस्फेट। रिबोलोस फॉस्फेट इज अ पेंटोज शुगर और इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन को कंपेयर करें तो दोनों में सेम है, 15 कार्बन एंड 15, लेकिन मॉलिक्यूल यहां पे 5 और यहां पे 3। रिबोलोस फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू रिबोलोस बिसफॉस्फेट कैसे? विद हेल्प ऑफ 3 ATP which convert into 3 ADP. So RUBP क्या होगा? दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा and again bind with the carbon dioxide, and reaction between RUBP and carbon dioxide is catalyzed by enzyme that is called as Ribisco, ribulose bisphosphate carboxylase, because ये ऐड कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। सो एक ही एंजाइम मेंशन है। अब इस कंप्लीट केल्विन साइकिल को देखें तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल जो एक G3 बना है 3 कार्बन कंपाउंड है, इसको सिंथेसाइज करने के लिए केल्विन साइकिल में कितने ATP यूज हुए? 6 + 3, तो आंसर क्या होगा? 9 ATP। और इस 1 G3P को प्रोड्यूस करने के लिए कितने NADPH यूज हुए? तो आंसर होगा 6। और अगर आपको यही क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो जाए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है और उसके लिए कितने ATP यूज होंगे केल्विन साइकिल में, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल 2 टाइम होगी, इसलिए जो ATP होंगे वो डबल हो जाएंगे, 18 ATP। और अगर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग NADPH कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए कितने NADPH रिक्वायर्ड हैं, तो आप कहेंगे 12, बिकॉज अमाउंट डबल हो जाएगी। सो दिस वन इज द केल्विन साइकिल। इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और उसको C3 पाथवे भी कहते हैं। यहां पे एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये बात कहते हैं कि नेचर में जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है इन अ मोनोसैकेराइड वो 3 क्यों है? उसकी एक रीजन यहां पर ये है कि जो केल्विन साइकिल जो कि सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें जो आउटपुट बन रहा है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अगर इसमें कोई मॉलिक्यूल ऐसा बनता जो आउटपुट 2 कार्बन वाला होता तो 2 कार्बन मोनोसैकेराइड भी एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि होता नहीं है इसलिए एग्जिस्ट भी नहीं करता। सो दिस इज द डिटेल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन एंड देन डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड जो कंपोनेंट है इस टॉपिक का वो रेस्पिरेशन है, एंड फॉर द रेस्पिरेशन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होगा? कंप्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट होंगे, ब्रेकडाउन होंगे और उससे क्या होगा? एनर्जी हार्वेस्ट होगी, और ये एनर्जी लिविंग थिंग्स यूज करेंगे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। अब रेस्पिरेशन की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, वन इज द एक्सटर्नल एंड सेकंड इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, व्हाइल जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये विद इन द सेल होती है। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं एनर्जी को फॉर देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। अब जो मोस्ट कॉमन फ्यूल है, यानी जिसको ब्रेक डाउन कर लिविंग थिंग्स या सेल एनर्जी हार्वेस्ट करेगा, वो मोस्ट कॉमन फ्यूल ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट से है। और क्यों? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड्स में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर तो है, लेकिन लिपिड से एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए उसको फर्दर पहले डिफरेंट मॉलिक्यूल में यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए मोस्ट कॉमन जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और कन्वर्जन कैसे होगी? इट्स अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस विल कन्वर्ट इनटू अ पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, जिसमें एनर्जी हार्वेस्ट होगी और सेल उसको यूज करेगा। और मीनवाइल क्या होगा? 2 NAD कन्वर्ट होंगे NADH में। अब इसको NADH2 भी लिखते हैं और NADH भी लिखते हैं।
और आपकी बुक में NADH प्लस H पॉजिटिव भी यूं भी लिखा हुआ है, और हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज NADH है और ये रिड्यूस NADH है। अब जो रेस्पिरेशन का पाथवे है वो एरोबिक होगा या एनारोबिक? हम तो ऐसे कहते हैं कि ऑक्सीजन डिफाइन करेगी या माइटोकॉन्ड्रिया डिफाइन करेगा कि सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि एक्चुअल जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है एरोबिक या एनारोबिक, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन पे डिपेंड कर रही है या फिर फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड। तो रिमेंबर दैट, फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड, बिकॉज जो ग्लूकोज की पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन है ये दोनों प्रोसेस में होगी, एरोबिक में भी और प्लस एनारोबिक में भी। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी जब पायरुवेट बन जाएगा और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम है जो किसी मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होंगे, जस्ट लाइक विद इन एरोबिक बैक्टीरिया, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है और साथ एंजाइम मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, तो वहां पर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं है और उसके फर्दर एंजाइम भी नहीं है तो फिर क्या होगा, जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में इन दोनों कंपोनेंट में से ऑक्सीजन होती है लेकिन वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही। क्यों? बिकॉज वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और ना ही वहां पर जो है वो रेस्पिरेटरी यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब एनरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं कि जब पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये कन्वर्जन 2 में हो सकती है। इनिशियली वही प्रोसेस है, ग्लूकोज इनटू पायरुवेट या पायरुविक एसिड और 2 NADH बनेंगे एंड देन NADH ऑक्सीडाइज इनटू NAD और कन्वर्ट पायरुवेट इनटू अल्कोहल एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो कहां पे होती है, विद इन बैक्टीरिया एंड विद इन फंजाई, वाइल जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो होती है विद इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन स्केलेटन मसल। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लेस अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करती है। जो ओवरऑल एनर्जी स्टोर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, जस्ट 2% एनर्जी क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी। लेक्चर के एंड पर हम ओवरऑल देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस में कितने एटीपी बनते हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो उसमें जस्ट क्या होंगे, नेट एटीपी 2 बनेंगे। सो फॉर द फर्दर डिटेल हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल पढ़ने से पहले हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं, क्योंकि 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड इज एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें 2 मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इन्हीं के ऊपर क्या है, F1 पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। इनर मेम्ब्रेन के जो इनर पार्ट है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और 2 मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसे हम मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। अब जो डिफरेंट स्टेप है वो आपने याद रखने हैं केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एरोबिक रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप विद इन माइटोकॉन्ड्रिया हो रहे हैं और कहां पे हो रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया है, विद इन द साइटोसोल, व्हाइल विद इन द मैट्रिक्स यहां पे क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड प्लस करब साइकिल। वाइल जो लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या उसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, वो कहां पे होती है, क्रिस्टी के ऊपर, क्योंकि उसके एंजाइम यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। और F1 पार्टिकल बेसिकली क्या है, इट्स अ एटीपी सिंथेज, जो कि एटीपी बनाएगा। और यहां पे आपने पॉइंट याद रखना, हम पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा और प्रोटॉन उस दौरान कहां मूव करेंगे, और जब एटीपी बनेगा तो उस दौरान क्या होगा, प्रोटॉन किस तरफ मूव करेंगे, बिकॉज यहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। सो आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड इज द एटीपी। एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड and its name as adenosine triphosphate। इसमें ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट हैं, लेकिन जो एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है वो फॉस्फेट फॉस्फेट के दरमियान है। दैट्स मीन इसमें 2 एनर्जाइज फॉस्फेट बॉन्ड हैं,
और जब टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस तरह से वो कन्वर्ट होगा एडीपी में। और अगर एनर्जी डेफिशिएंसी है, फर्दर एटीपी सिंथेसाइज नहीं हो सकते, तो एडीपी कन्वर्ट होगा एएमपी में और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। जब एडीपी बनेगा तो मीनवाइल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोबारा आ जाएगी कि एडीपी अगेन से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू केमियोस्मोसिस। सो आफ्टर द एटीपी नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। क्योंकि लिविंग थिंग्स में जो डिफरेंट प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो मिलती है थ्रू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड बैक्टीरियल कीमोसिंथेटिक प्रोसेस। इन दोनों में ये प्रोसेस इटसेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इससे हटकर जो अदर केमिकल रिएक्शंस हैं वो तमाम के तमाम फ्री एनर्जी गेन करते हैं थ्रू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन और उससे जो है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। लास्ट में डिफरेंट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस जो विद इन साइटोसोल होगी, देन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और इसको लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है, देन Krebs साइकिल एंड लास्ट वन इज द रेस्पिरेटरी चेन या फिर हम कहते हैं ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इन डिफरेंट स्टेप की डिटेल स्टडी करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज किस तरह से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि ये रिएक्शन विद इन साइटोप्लाज्म होता है। इस रिएक्शन में फर्स्ट इनिशियली ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसमें एटीपी अपना फॉस्फेट डोनेट करेगा और ग्लूकोज रिसीव करेगा। सो इट्स अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज while fructose is a ketohexose। नेक्स्ट स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में विद द यूज ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल एंड एटीपी डीफॉस्फोरिलेट होगा कन्वर्ट इनटू एडीपी। अब इसमें जो एंजाइम है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है और फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन कंट्रोल हो रहा है। तो रिमेंबर दैट कि जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है इसको इनहिबिट करेगी हाई क्वांटिटी ऑफ एटीपी। यानी अगर एटीपी फर्दर आगे रिएक्शन में बन रहे हैं और वो सफिशिएंट हो गए हैं, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। वाइल जो सिट्रेट बन रहा है विद इन Krebs साइकिल, उसकी जो लो कंसंट्रेशन है वो इसके लिए एज अ एक्टिवेटर एक्ट करेगी। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म का पॉइंट आपने यहां से याद रखना है। देन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेकडाउन होगा इनटू 2 ट्रायोजेस, वन इज DAP, सेकंड इज G3P और इसमें 4 and 5 स्टेप है। फोर्थ स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है DAP एंड G3P में। DAP इज अ कीटोट्रायोज, G3P इज अ एल्डोट्रायोज। और फिफ्थ स्टेप में जो DAP है ये कन्वर्ट होगा G3P में, क्योंकि फर्दर रिएक्शन में जो प्रोसीड करेगा वो G3P ही होगा। दैट्स मीन 2 G3P प्रोसीड होंगे। सो वो फिफ्थ स्टेप होगा। उसके बाद जो G3P बने हैं ये फर्दर फॉस्फोराइलेट होंगे और कन्वर्ट होंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। यहां पे अगेन से क्या है, फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन ये फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल नहीं है, बिकॉज यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रही है फ्रॉम साइटोप्लाज्म। और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, बिकॉज NAD रिड्यूस होगा किसमें, विद इन NADH। और याद रखें ये विद इन द ग्लाइकोलाइसिस और विद इन द रेस्पिरेशन फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन है एंड द प्रोडक्ट इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट डीफॉस्फोरिलेट होगा और अपनी एक फॉस्फेट डोनेट करेगा टुवर्ड्स ADP एंड ADP कन्वर्ट इनटू ATP बोथ साइड की तरफ। और जो प्रोडक्ट बनेगी वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी एक फॉस्फेट रिमूव होगी एंड इट्स अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहां पे आप देख रहे हैं कि जस्ट एक चेंज आया है और वो पोजीशन ऑफ फॉस्फेट है कि पहले फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 के ऊपर और अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर है। और एक पॉइंट जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये वर्ड है 3, 2 और 1, 3 का। वो क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, 1, 3 का मतलब बेसिकली फॉस्फेट की पोजीशन है
कि 1,3 में फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब है कि 3 कार्बन कंपाउंड है और फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब है कि 3 कार्बन कंपाउंड है और फॉस्फेट कार्बन नंबर 2 पे आ गई है। और इसलिए यहां पर ऐसे आई है बिकॉज नेक्स्ट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल ने रिलीज होना है। और उसको पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें डिहाइड्रेशन होगी और 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे एंड विद द रिमूवल दिस विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फिनोल पायरुवेट एंड देन फॉस्फिनोल पायरुवेट डीफॉस्फोरिलेट होगा और वो फॉस्फेट डोनेट करेगा एडीपी को एंड एडीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी और पायरुवेट बन जाएगी एंड दिस इज द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि हमने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अप टू द फॉर्मेशन ऑफ द पायरुवेट, जिसमें फर्दर 2 स्टेप थे। फर्स्ट, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, तो वो प्रिपरेटरी फेज थी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किया गया और देन उसके बाद ऑक्सीडेशन हुई और एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। फर्स्ट फेज में, प्रिपरेटरी फेज में हमें एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करने पड़े, ऑक्सीडेटिव फेज में हमें एटीपी मॉलिक्यूल हासिल हुए। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने मेमोराइज करना है वो ये है कि ओवरऑल जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें कहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है और कितने टाइम हो रही है, तो वो देखते हैं अगर हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8 टाइम यहां पर फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अब कितने टाइम फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बन रहा है, तो वो देखें 1 2 3 एंड 4, दैट्स मीन 4 टाइम फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बन रहा है, बाकी फॉस्फोराइलेशन से एटीपी नहीं बन रहा। कितने टाइम फॉस्फोराइलेशन से एटीपी यूज हो रहा है, तो अब देखें 1 एंड 2, यहां पे एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। और कितने टाइम यहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो 4 टाइम एटीपी के लिए और 2 टाइम यहां पे, तो दैट्स मीन 6 टाइम यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। 2 टाइम जो फॉस्फोराइलेशन है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है, यहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रही है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या आप कह सकते हैं G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड कन्वर्ट इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो पायरुवेट बना है, देन ये क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, उसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। एंड दिस ऑक्सीडेशन इज, अगर हम देखें कि दिस वन इज पायरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड 1 2 एंड 3, और यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। ऐसे हम कहते हैं कि ये डीकार्बोक्सिलेशन मीडिएटेड ऑक्सीडेशन है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन तो हो रही है लेकिन उस दौरान क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही है। इससे पहले ऑक्सीडेशन थी लेकिन वहां पर क्या था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रही, लेकिन यहां पर क्या होगा, CO2 रिमूव होगी, दिस वन, प्लस ये हाइड्रोजन रिमूव होगी और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे जो रिड्यूस करेंगे NAD को, एंड NAD कन्वर्ट इनटू NADH। सो यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है और डीकार्बोक्सिलेशन भी है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज रिडक्शन किसकी हो रही है, NAD की। एंड देन 2 कार्बन रह जाएंगी, इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये एसिडिक एसिड है। एसिडिक एसिड फर्दर रिएक्ट करता है कोए एंजाइम के साथ। सो एसिडिक एसिड प्लस कोए एंजाइम collectively called as acetyl CoA। सो हमारे पास क्या हुआ, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन ये याद रखें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस 2 टाइम होगा, दैट्स मीन यहां से 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 ही NADH बनेंगे और 2 एसिटाइल CoA बनेंगे और वो दोनों एसिटाइल CoA एंटर होंगे Krebs साइकिल में। सो टू डिस्कस द Krebs साइकिल हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। एसिटाइल CoA एंटर हुए विद इन द Krebs साइकिल और जैसे ही एसिटाइल CoA एंटर होगा Krebs साइकिल में, वहां पे एक रिसीव करने वाला मॉलिक्यूल है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, C4 कहते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट। सो 4 कार्बन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट एंड 2 कार्बन ऑफ एसिडिक एसिड विद इन एसिटाइल CoA, कितनी हो गई,
6 कार्बन, तो एक कंपाउंड बनेगा सिट्रेट, जो कि क्या होगा 6 कार्बन कंपाउंड होगा, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और जो को ए एंजाइम है वो आप यहां पे देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा। सो को एंजाइम रिमूव होगा और क्या बनेगा, सिट्रेट। सिट्रेट देन कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर में, दैट इज कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट, जो कि क्या है, अगेन से एक 6 कार्बन कंपाउंड है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 6 कार्बन कंपाउंड की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और अगर डीकार्बोक्सिलेशन है तो ऑब्वियसली इस दौरान ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन है किस चीज की, NAD की इनटू NADH, तभी हम कहेंगे ये डीकार्बोक्सिलेशन मीडिएटेड क्या है, ऑक्सीडेशन है। So one carbon remove in form of carbon dioxide and the product is C5 compound, that is alpha ketoglutarate, और फिर अगेन से इस मॉलिक्यूल की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और वो कार्बन रिमूव होगी जो कि इसमें एग्जिस्ट करती है एक, और क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, NAD reduced into NADH, so the result is the C4 compound। अब यहां पे एक लिंक देखें कि अब तक प्रोसेस में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए हैं एक पायरुवेट में से, और इसको लिंक करें विद द केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल का जो आउटपुट था वो 3 कार्बन कंपाउंड था, दैट इज G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और उस एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन थी कार्बन डाइऑक्साइड की, और वहां एनर्जी स्टोर हो रही थी, और ग्रेजुअली वही कार्बन डाइऑक्साइड अब यहां पे रिमूव हो रही है, और अब एनर्जी क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो वहां पे एनर्जी स्टोर और यहां पे क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। बहरहाल डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होंगे और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी कन्वर्ट करेगी GDP को GTP में, यानी गोनोसिन डाइफॉस्फेट इनटू गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड देन गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगेन कन्वर्ट इनटू गोनोसिन डाइफॉस्फेट, और जो एक फॉस्फेट रिमूव होगी वो कहां कन्वर्ट होगी, ADP के पास, एंड ADP कन्वर्ट इनटू द ATP। सो ATP इज एनर्जी करेंसी, और करेंसी फ्री में नहीं मिलती, इसीलिए यहां पर कभी डायरेक्टली खुद ADP कहीं से फॉस्फेट रिसीव नहीं करेगा, कहीं से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी तो करेंसी मिलेगी, इसलिए हमारी बॉडी के सेल्स को वर्किंग करनी पड़ती है, तभी ATP मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। अब क्या प्रोडक्ट बन गई, सक्सिनेट, एंड सक्सिनेट इज अ C4 कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा इनटू फ्यूमेरेट, और जब ये ऑक्सीडेशन है तो FAD रिड्यूस इनटू FADH2, और यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, यहां पे सिर्फ क्या है, ऑक्सीडेशन है। फ्यूमेरेट कन्वर्ट इनटू मालेट, और यहां पर हाइड्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एंड मालेट देन कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, यहां पे अगेन से ऑक्सीडेशन है, और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा, अगेन NAD रिड्यूस होगा NADH में। सो दिस वन इज द Krebs साइकिल, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये रिएक्शन भी 2 टाइम होगा। विद इन सिंगल Krebs साइकिल कितने NADH बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3, और इस पर अगर गौर करें तो आपको ये बात क्लियर होगी कि 2 NADH ऐसे हैं जो ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन बन रहे हैं, और एक NADH ऐसा है जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, लेकिन तीनों में ऑक्सीडेशन जरूर हो रही है, वाइल जो FADH2 बन रहा है ये थ्रू ऑक्सीडेशन बन रहा है, और इसमें एक ATP मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। अब तक जितने भी NADH बने हैं और FADH2 बने हैं वो बेसिकली एनर्जी बैटरी है, वो एनर्जी बैटरी आगे जाके यूज होगी और उससे ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, और लास्ट स्टेप में बनेगी, और लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसको स्टडी करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड, रेस्पिरेटरी चेन, लास्ट स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, जो विद इन माइटोकॉन्ड्रिया होगी और माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन में, और इनर मेम्ब्रेन का जो पार्ट है जो कलेक्टिवली इनफोल्डिंग बनाता है, उसमें एक पार्ट क्रिस्टा है और कलेक्टिवली हम कहते हैं क्रिस्टी, जो तमाम होती है, और इन क्रिस्टी के ऊपर या क्रिस्टा के ऊपर क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है कोएंजाइम Q है,
उसके बाद प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, जिसकी फर्दर है ANA3। अब जितने भी NADH बने हैं वो यहां पर आके क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे एंड अपना एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे किसको, कोएंजाइम Q को, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज होगी टू पंप प्रोटॉन, लेकिन कहां से कहां, इनसाइड, दिस इज मैट्रिक्स एंड दिस इज द आउटसाइड, आउटर कंपार्टमेंट। सो प्रोटॉन पंप करेंगे फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स द आउटसाइड और प्रोटॉन पोटेंशियल जो है यहां पे जनरेट होगा। अब यहां पे कंपैरिजन में याद रखें कि यही फिनोमिना हमने पढ़ा था विद इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन, लेकिन डिफरेंस क्या था कि दिस वन इज थैलाकोइड मेम्ब्रेन और उसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्लस फोटो सिस्टम, और जो इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा था सेम ऐसी मूवमेंट क्रिस्टी के ऊपर हो रही है, क्रिस्टा के ऊपर भी हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि विद इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप हुए थे फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड, जबकि यहां पर इनसाइड से टुवर्ड्स द आउटसाइड है, यानी यहां प्रोटॉन पोटेंशियल ल्यूमन में जनरेट हुआ और यहां प्रोटॉन पोटेंशियल आउटर कंपार्टमेंट में जनरेट होगा। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस प्रोटॉन की पंपिंग की डायरेक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनसाइड से आउटसाइड और वहां पे आउटसाइड से इनसाइड। और जब यही प्रोटॉन पोटेंशियल यूज होगा फॉर एटीपी सिंथेसिस तो फिर डायरेक्शन क्या होगी, विद इन थैलाकोइड हमने ये पढ़ा कि वो ल्यूमन से टुवर्ड्स स्ट्रोमा जाएगा और मीनवाइल क्या होगा, एडीपी फॉस्फोराइलेट होगा और कन्वर्ट होगा एटीपी में। वाइल विद माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे F1 पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल इस प्रोटॉन को डिफ्यूज करवाएगा फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड और मीनवाइल वो क्या करेगा, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, कंपैरिजन है बिटवीन थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एज अ होल अगर हम देखें तो यहां पे भी जो कपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है उसे आपने याद रखना है कि NAD ऑक्सीडाइज इनटू NADH, तो कौन रिड्यूस होगा, कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B and B is reduced by coenzyme Q. B is oxidized by cytochrome C. Cytochrome C is reduced by cytochrome B. Then cytochrome C is oxidized by तो cytochrome A and cytochrome C is oxidized by A and A is reduced by cytochrome C. Gradually आप इस तरह करेंगे और at the end जो ऑक्सीडाइज जो रिड्यूस होगा वो कौन है, वो ऑक्सीजन है, यानी इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगी, ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगी। और रिमेंबर दैट यहां भी अगर लिंक करें कि ऑक्सीजन बनी कब थी, जब इलेक्ट्रॉन निकले थे, फोटोलिसिस हुई थी और वो इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली यूज हुए एटीपी बनाने के लिए और फिर वो एनर्जी कहां पे गई, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। अब उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सिंथेसाइज किया जा रहा है, बन रहा है। सो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। तो चूंकि एट द एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिसीव कर रही है, इसलिए यहां पे जो एटीपी सिंथेसिस है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जबकि विद इन क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं वो फोटो फॉस्फोराइलेशन है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन है वो लाइट करवाती है। तो ये एक और डिफरेंस है बिटवीन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एज अ होल प्रोसेस जो अब तक हुआ है इसमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो किस रिएक्शन में कौन से बने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ग्लाइकोलिसिस में तो इसमें 2 नेट एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुआ, डायरेक्ट की बात हम कर रहे हैं। क्रब साइकिल में चूंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्रब साइकिल 2 टाइम होगी, इसलिए यहां पर 2 एटीपी बनेंगे एंड विद इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेंगे तकरीबन 34 एटीपी। और ये 34 किस तरह से है कि 1 NADH जो होता है इट इज इक्वल टू 3 ATP। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अभी हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन 2 टाइम हो रही है तो 2 NADH, क्रब साइकिल में 6 NADH। चूंकि एक सिंगल क्रब साइकिल में 3 है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रेस्पिरेशन में 2 टाइम क्रब साइकिल होगी,
तो 6 NADH, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये बन नहीं रहे, ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। FADH2 ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी नहीं बन रहा, 0, एंड विद इन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन 0, Krebs साइकिल कितने बनेंगे, 2, एंड विद इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये ऑक्सीडाइज होंगे, बनेंगे नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कोई भी नहीं रिलीज होगा ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन 2, एंड Krebs साइकिल 4, एंड विद इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पे रिमूव नहीं होता। अब अगर कैलकुलेट करें नेट प्रोडक्शन को तो क्या होती है, 34 + 2 36 एंड 2 38, तो यहां पर 38 प्रोडक्शन है ATP की। अब किस तरह से 34 ATP, 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, और कितने हैं 2 2 4 एंड 6 10, तो 10 NADH कितने ATP बनाएंगे, तो 10 × 3 इज इक्वल टू 30 ATP। इस तरह से जो FADH2 है, 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP, तो 2 कितने प्रोड्यूस करेंगे, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 ATP। सो इस तरह से 4 + 30 कितने हो गए, 34 ATP विद इन द होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिटेल प्रोसेस पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन का, और उसमें जो मेन प्रोडक्ट हमें मिल रही है वो ATP है, और ATP सिंथेसाइज कैसे हो रहे हैं, विद द एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब एज अ होल इस चैप्टर में बात करें तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों में फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन विद इन द फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, और फिनोमिना प्रोसेस है केमियोस्मोसिस का, और प्रोसेस कहां पर हो रहा है, ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और उसके लिए एनर्जी कहां से आ रही है, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन कहां से एक्साइट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द लाइट। जबकि विद इन रेस्पिरेशन हमने पढ़ा कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट्स मीन एज अ होल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होगी फॉस्फोराइलेशन। One is the photophosphorylation, second is substrate level phosphorylation, and third one is the oxidative phosphorylation. Oxidative कहां पर होगी, क्रिस्टा के ऊपर होगी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का एक पार्ट है। और एक और पॉइंट याद रखें, यहां जो ATP बन रहे हैं वो हमारी सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी वो सेल को प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन विद इन द क्लोरोप्लास्ट जो ATP बन रहे हैं वो सेल को प्रोवाइड नहीं हो रहे, वो यूज हो रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड एज द कैल्विन साइकिल। यानी आप कह सकते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनेल है जिनमें ATP बन रहे हैं, तो वो 2 ऑर्गेनेल हैं, वन इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सोर्स ऑफ ATP फॉर सेल कौन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।